ये कहानी कई सिस्टम विंडो से शुरू होती है जो नागरिकों को दुनिया भर में घटित होने वाली असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला के बारे में सूचित करती है। मछुआरों को तट पर एक विशाल अबालोन मिलने की सूचना मिली, जो इतना विशाल था कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं सकते थे, और संभवतः परमाणु अपशिष्ट जल के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन था। एक पर्यटन क्षेत्र में एक प्राचीन पेड़ के बारे में भी जानकारी थी जो बेतहाशा बढ़ रहा था। उसकी जड़ें कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं, और किसी असामान्य पृथ्वी स्पंदन के कारण जमीन में दरारें पड़ रही थीं। आसमान से गिरती विशाल लताओं की सूचनाएं लगातार आ रही थीं, जो परियों की कहानियों को सच बना रही थीं, और यह खबर भी आ रही थी कि कई जगहों पर मेट्रो की पटरियां नष्ट हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोग हताहत हुए हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब सनसनीखेज सुर्खियों का एक समूह मात्र है, जो वर्षों पहले ज़ॉम्बी के काटने की झूठी चेतावनी से बहुत अलग नहीं है। कई छात्र स्कूल के सामने इकट्ठा हुए थे, ये सोचकर कि स्थानीय अफवाहें खबरों से कहीं ज्यादा दिलचस्प थीं। अचानक उनका ध्यान पूरी तरह से उस आकृति की ओर चला गया जो आ रही थी। वह स्कूल की खूबसूरती थी, चू किंगली। तुरंत भीड़ को लगा कि क्या वह आखिरकार अपने प्रेमी से नाता तोड़ने वाली है। उनके अनुसार ये रिश्ता उसकी ओर से एक दान पुण्य के अलावा और कुछ नहीं था। चू किंगली को किंगचेंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल चुका था, जबकि उसका प्रेमी किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला भी नहीं ले पाया था। इस वजह से उनका भविष्य बिल्कुल अलग स्तर पर था। चू किंगली फोंग यी के पास गई और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। फोंग यी उत्सुकता से मुड़ी। ठंडे भाव से उसने बताया कि उसने इस बारे में सोच लिया है और उनका रिश्ता वास्तविक नहीं था। स्कूल के दिनों का प्यार हमेशा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां इंसान को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उसके अनुसार साथ जीवन जीने के लिए न केवल साहस की, बल्कि अनुकूलता की भी आवश्यकता होती है। इन सब कारणों से इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर था। उसने तिरस्कार से सोचा कि चाहे वह उसे वापस पाने की कितनी भी कोशिश करे, यह असंभव होगा। फोंग यी चुप रही, और ये देखकर लोगों ने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया की कमी इसलिए थी क्योंकि वह इतना सदमे में था कि वह टूट गया था या अपना दिमाग खो बैठा था। आखिर वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह घुटनों के बल बैठकर एक और मौका मांगेगा। हालांकि उसे देखकर उन्होंने बस यही निष्कर्ष निकाला कि वह एक अमीर और खूबसूरत लड़की, एक मेढक जो हंस का लालच करता है, के सामने कुछ भी नहीं था। शांत निगाहों से फैंग यी ने उससे नाता तोड़ने की हामी भर दी, जिससे चू किंगली और बाकी लोग सदमे में आ गए। यह देखकर कि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, हमारे लड़के ने उससे मुंह मोड़ लिया और जाने का फैसला किया। वह घबरा गई और उसे पुकारा। तीखी निगाहों से फैंग यी ने मुड़कर पूछा कि वह क्या चाहती है। हालांकि उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी, उसने साफ कर दिया कि उसे परवाह नहीं है कि वह क्या सोच रहा है या वह क्या चाले चलेगा। वह उसके साथ वापस नहीं जा रही थी, और वह चाहती थी कि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। फैंग यी उसे घूरने लगी और उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की कहकर अपनी बड़ाई न करने को कहा। यह सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह शर्मा गई। बाकी लोग फैंग यी के रवैये से स्तब्ध थे। फैंग यी जानता था कि चू किंगली और बाकी लोगों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वह जानता था कि समाज के मौजूदा नियम जैसे पैसा और शिक्षा जल्द ही राख में बदल जाएंगे। वे इस बात से अनजान थे कि वह एक भविष्य की आपदा से लौटा है, इस समयरेखा में पुनर्जन्म लेने वाला एक व्यक्ति। इस वजह से उसके सामने का चू किंगली उसके लिए किसी और जीवन का एक दूर का अजनबी था। फैंग यी ने स्कूल छोड़ दिया। उसे और भी जरूरी काम निपटाने थे। उसके लिए स्कूल की सुंदरियां और प्रतिष्ठा अप्रासंगिक थी, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला था। असली संकट ब्लू स्टार पर पूरी मानवता पर मंडरा रहा था। यह सब एक रात पहले शुरू हुआ, जब फैंग यी उठा और कुछ अजीब दरारों ने उसे भविष्य दिखाया, और फिर सिस्टम ने उसे सूचित किया कि एक आभा पुनर्प्राप्ति का पता चला है। इसका पूर्ण सक्रियण 364 दिन, 11 घंटे और 59 मिनट में होगा, और एक बार ऐसा होने पर दुनिया एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरेगी। फोंग यी कुछ उलझन में था। उसके सामने कई आकृतियां प्रकट हुई, और सिस्टम ने प्रकट किया कि समाज के नियम फिर से लिखे जाएंगे। साधकों का युग आने वाला था, और शक्ति नया मानक बन जाएगी। हमारे लड़के को कुछ जिज्ञासा हुई, उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा कि यह कौन है। तभी एक अजीब सी रोशनी सामने प्रकट होने लगी। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई, जिसने बताया कि यह ब्रह्मांड की सीमाओं से आई है और ब्रह्मांडीय रहस्यों से एकीकृत उच्च स्तरीय एल्गोरिदम का उपयोग करती है। इसका कार्य मेजबान द्वारा स्पर्श की गई आध्यात्मिक सामग्रियों पर आधारित साधना तकनीकों को स्वचालित रूप से उत्पन्न करना था, जिससे पता चलता था कि वर्तमान तकनीकें शून्य थीं।
फोंग यी ने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया और जैसे ही उसका हाथ सिस्टम विंडो से गुजरा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तभी एक शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुआ और दहाड़ने लगा। फोंग यी स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। राक्षस के मुंह के पास एक लाश थी और सिस्टम ने खुलासा किया कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में यह उसका अंत था। साथ ही ब्लू स्टार पर अरबों लोगों का भी यही भाग्य था। फेंग यी ने लार निगल ली और खुद को डरे बिना नहीं रह सका। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। फेंग यी सोचने लगा और उसे अपना पिछला जीवन याद आ गया। वह एक साधारण व्यक्ति था, घटनाओं के प्रवाह में बहता हुआ, केवल आपदा पर विजय पाने की आशा के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहा। हालांकि उसने अपने राष्ट्र के पतन और लोगों की पीड़ा देखी और अंत में वह उत्परिवर्तित जानवरों से बच नहीं सका। उसे निराशा में, क्रोध से भरे और बदला लेने की गहरी इच्छा के साथ मरना याद आया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं, क्योंकि उसने सोचा कि शायद इसीलिए उसे सिस्टम ने चुना था और आभा की पुनर्प्राप्ति से 1 साल पहले वापस लाया था। उसने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया, ये जानते हुए कि इस समय अधिकांश लोगों को आने वाले बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फेंग यी ने सिस्टम के टुकड़ों को छुआ और तय किया कि वह आभा से होने वाली हर विसंगति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। सिस्टम ने एक नया मूल्यांकन शुरू किया। हमारे लड़के की आंखें चमक उठी, क्योंकि सिस्टम ने उसे बताया कि यह सफलतापूर्वक जुड़ गया है। एक नया रास्ता खुल गया था और अब अस्तित्व में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल पदार्थ के रूप में किया जा सकता था। उसका मिशन एक मजबूत साधक बनने और दुनिया को बचाने के लिए शक्तिशाली तकनीकों और क्षमताओं को इकट्ठा करना था। शहर में लोगों को बताया गया कि मानवता अब एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। अतीत में जवाब नहीं मिल सकते थे। एकमात्र विकल्प अपनी ताकत से अनुकूलन करना था। फेंग यी को छोड़कर सभी हैरान थे। जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसे कई सूचनाएं दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि सरकार ने न तो इस अजीबोगरीब घटना की पुष्टि की है और न ही खंडन, बल्कि लोगों को तैयार रहने के लिए कहने तक ही सीमित रही है। वह जानता था कि यह जिया राष्ट्र का चेतावनी देने का एक सूक्ष्म तरीका था, क्योंकि कभी काल्पनिक बकवास मानी जाने वाली रिपोर्टें इस तरह कभी वायरल नहीं होती। अतीत को याद करते ही उसकी आंखें उदासी से भर आईं। वह जानता था कि जिया राष्ट्र का यह अप्रत्यक्ष और मौन तरीका नागरिकों को शांत रहने और अपने देश पर भरोसा रखने में मदद करता है। यह एक कठिन और धीमा तरीका था, लेकिन पड़ोसी देशों की अराजकता और गोलीबारी से कहीं ज्यादा प्रभावी। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने उसे बताया था कि वह कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी जहां भी कोई गड़बड़ी हो, उसे वहां जाना चाहिए। उसका ध्यान फोन पर था। यह नंबर 1 ट्रेंडिंग न्यूज थी। किनचेंग विश्वविद्यालय में यूवी इंडेक्स सदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। इस वजह से गर्मी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें नए छात्रों से सुरक्षा सावधानियां बरतने और सनस्क्रीन लगाने का आग्रह किया गया था। छात्र कुछ उलझन में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय भी सनसनीखेज विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने इसे झूठा, निश्चित रूप से एक पेड टॉपिक ट्रेंडिंग माना, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी लोगों की जान ले सकती है। फेंग यी ने आसमान की तरफ देखा और पाया कि वह बादलों से भरा हुआ था। फिर यूवी मीटर चालू किया और देखा कि वह 0 पर था। वह थोड़ा उलझन में था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौसम इतना अलग कैसे हो सकता है, जबकि किनचेंग विश्वविद्यालय कार से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। विश्वविद्यालय के ऊपर तपते सूरज की तस्वीरें प्रकाशित की गईं और छात्रों को सूचित किया गया कि नए छात्रों का पंजीकरण जारी रहेगा, लेकिन उन्हें उच्च यूवी इंडेक्स के कारण उत्तरी द्वार से बचना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी प्रवेश द्वार खुले रहेंगे। फेंग यी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि जब पहली बार कोई असामान्यता होती है, तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक प्रचार का हथकंडा समझते हैं, और सच्चाई सिर्फ वही जानता है। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी, क्योंकि उसका पहला मौका आ गया था। फेंग यी ने कपड़े बदले और किनचेंग विश्वविद्यालय गया। सभी लोग छाते लिए हुए थे। इतनी गर्मी थी कि पेड़ों के पत्ते झड़ गए थे। हमारा लड़का किनचेंग विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार पर गया, जहां सबसे कम भीड़ थी। वह जानता था कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। आसमान से चमकती राख गिरने लगी। जब छात्र झुलसकर मरने से बचने के लिए भाग रहे थे, तब फेंग यी का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह बैठ गया और उसे छूने का फैसला किया। जैसे ही उसकी उंगली ने संपर्क किया, उसमें से एक तीव्र चमक निकलने लगी, और सिस्टम ने बताया कि उसने यांग विशेषता में एक तीव्र उतार चढ़ाव का पता लगाया है, जिससे उसका डेटा टेम्पलेट अनलॉक हो गया। ऊर्जा फेंग यी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसे भयानक दर्द होने लगा। हमारे लड़के के शरीर से एक तीव्र चमक निकलने लगी।
अंधे होने से बचने के लिए लोगों ने अपनी आंखें ढक ली। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है और उन्हें लगा कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। ऊर्जा ने फैंग यी के कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया, जिससे उसने अपने दांत कस लिए। उसने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिए और पागल होने लगा, यह न जानते हुए कि सिस्टम ने संकलन पूरा किया है या नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। संकलन पूरा हो गया और फैंग ने एक यांग विशेषता तकनीक, स्वर्ण सूर्य श्वास तकनीक, सीख ली। बाद में ये दा किनचेंग विश्वविद्यालय में नए छात्रों के पंजीकरण के लिए हमारे मुख्य पात्र की पूर्व प्रेमिका पंजीकरण क्षेत्र में पहुंचती है। एक लड़का उसके लिए उसका सूटकेस उठाने की पेशकश करता है। जल्द ही और भी लड़के उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन वह उन सभी को ये कहकर मना कर देती है कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। वह पास में खड़े एक जोड़े को तिरस्कार भरी नजरों से देखती है, लेकिन तभी एक तेज सुनहरी रोशनी चमकती है, जिससे वह और बाकी छात्र हैरान रह जाते हैं। लाउडस्पीकर पर एक आवाज सभी को उत्तरी द्वार से दूर रहने के लिए कहती है। लड़की गंभीर दिखती है और ये देखने का फैसला करती है कि क्या हो रहा है। उत्तरी द्वार पर सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट उस क्षेत्र को रोशन कर देता है। धुएं से एक काली आकृति प्रकट होती है, जो एक शक्तिशाली एहसास देती है। वह एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। एक स्क्रीन पॉपअप होती है, जो उसे बताती है कि उसने एक नई तकनीक बनाई है और 50 अंक अर्जित किए हैं। लड़का स्क्रीन को देखता है और सोचता है कि ये अंक किस लिए हैं। वह तय करता है कि अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शायद बाद में काम आएगा। समय बीतता है और अब रात हो गई है। आसमान में एक अजीब सा चांद दिखाई दे रहा है। फिर युवक अपनी नई सांस लेने की तकनीक का अभ्यास शुरू करता है। अगले दिन आसमान में एक चमकीला सूरज चमक रहा है और विश्वविद्यालय में एक नई ऊर्जा फैल रही है। कुछ छात्र उत्तरी द्वार की ओर दौड़ते हुए देखते हैं कि एक पल के लिए आसमान काला और ठंडा हो गया है। वहां एक बड़ी भीड़ ये देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है कि क्या हो रहा है। विश्वविद्यालय के डीन गुस्से में हैं और पूछते हैं कि किसी ने दूर रहने की चेतावनी क्यों नहीं सुनी। समूह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, जो उनके लिए एक तरफ हट जाती है क्योंकि वे भीड़ के बीच में पहुंच जाते हैं। एक गंभीर चेहरे वाला नकाबपोश व्यक्ति डीन से उत्तरी द्वार को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहता है। उसी समय एक सिस्टम फैंग यी को बताता है कि उसने एक प्रदूषित क्षेत्र को साफ कर दिया है। उसे पता चलता है कि सरकार को पहले से ही इन क्षेत्रों के बारे में पता है और वह सोचता है कि क्या उसके जैसे और लोग भी हैं। क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर रोक के बारे में एक अलर्ट सुनकर युवक को पता चल जाता है कि मामला गंभीर हो गया है। छात्र वर्दी पहने लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वे सेना से हैं। छत से फैंग यी देखता है कि इस उपद्रव पर लोगों का ध्यान काफी बढ़ गया है। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वह वहां से जाने का फैसला करता है और इमारत से कूद जाता है। नीचे रहस्यमयी हुड वाला व्यक्ति जमीन पर चलता है, जो ऊर्जा से फटी हुई है। हुड वाला व्यक्ति इस दृश्य को ध्यान से देखता है। यह व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर जमीन को छूता है ताकि बची हुई ऊर्जा को महसूस कर सके। फिर वह जमीन का एक टुकड़ा उठाकर देखती है कि क्या हुआ था। हुड वाला व्यक्ति उसे ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि यह ऊर्जा किसी व्यक्ति ने पैदा की थी। तभी अधिकारी छात्रों को बाहर ले जाने लगते हैं, जबकि हुड वाला व्यक्ति दूर से देख रहा होता है। भीड़ में उस लड़के की पूर्व प्रेमिका ये सुनकर चौंक जाती है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने ऐसा किया है। उसी समय वह एक आकृति को कूदते हुए देखती है और सोचती है कि क्या यह उसका पूर्व प्रेमी था, लेकिन वह जल्दी से उस विचार को मन से निकाल देती है। उसके ग्रेड के साथ वह इस स्कूल में कभी दाखिला नहीं पा सकता था। दूर फैंग यी के घर पर सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। बिस्तर पर लेटे हुए युवक शिकायत करता है कि ठंडे पानी से नहाने के बाद भी उसका शरीर गर्म है। गर्मी की वजह से उसे डर है कि उसे नींद नहीं आएगी। उसे ये भी चिंता है कि आज जो हुआ, उसकी वजह से शायद किसी ने उसे देख लिया होगा। फिर वह अपना फोन उठाता है और एक साधना संघ के बारे में एक लोकप्रिय समाचार देखता है। युवक को याद आता है कि पहले इंटरनेट पर सभी इसे सिर्फ एक मजाक समझते थे। तभी उससे विश्वविद्यालय में हुए एक समाचार की याद आती है और वह सोचता है कि वे जरूर उसी संघ से होंगे। उत्सुकतावश वह पूरा लेख पढ़ने के लिए समाचार खोलता है। इसमें भूत प्रेत क्रियाओं से लेकर पूर्ण पारलौकिकता तक विभिन्न साधना स्तरों के बारे में बताया गया है। टिप्पणियों में लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन वह सोचता है कि क्या ये घोषणा सच है। फैंग यी सोचता है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने पिछले जन्म में उसे इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला।
अपने बिस्तर पर बैठकर वह साधना संघ के बारे में सोचता है और अपनी तकनीक को फिर से आजमाने का फैसला करता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। उसी क्षण उसे पसीना आने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर एक प्रबल स्वर्णिम ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह अपने कमरे में तैरने लगता है, चारों ओर एक चमकदार सुनहरी चमक है। उस पर एक प्रकाश चमकता है। पहला कदम स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को धारण करने के लिए अपने शरीर को मजबूत करना है। वह सफलतापूर्वक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसे एक दिव्य कुल्हाड़ी का आकार देता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह मुस्कुराता है, शक्ति से भरपूर महसूस करता है। सिस्टम उसे बताता है कि वह दुश्वाई स्तर पर पहुंच गया है और उसे 50 और अंक देता है। वह व्यक्ति अंक याद रखता है और स्क्रीन पढ़ता है, जिस पर लिखा है कि अब एक नया रास्ता खुल गया है। सिस्टम बताता है कि इन अंकों का उपयोग संकलित डेटा को किसी भी वस्तु में डालने के लिए किया जा सकता है। वह किसी वस्तु में शक्ति डालने के विचार के बारे में सोचता है और मेज पर रखे अपने मग को देखता है। वह शक्ति की सुनहरी चमक के साथ मग की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह मग पर यांग गुण डालने के लिए एक बिंदु का उपयोग करना चाहता है। उसे एहसास होता है कि यह किसी वस्तु को विशेष शक्ति देने के लिए मंत्रमुग्ध करने जैसा है। युवक सोचता है कि अगर उसने किसी हथियार के साथ ऐसा किया होता तो वह लड़ाई के लिए उसकी अपनी खास वस्तु बन जाती। वह तय करता है कि आगे आने वाले समय के लिए एक शक्तिशाली हथियार का होना बहुत जरूरी है। फिर उसे अपनी शेल्फ पर एक छोटी तलवार मिलती है और वह उस पर शक्ति आजमाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर ये परीक्षण सफल रहा तो वह राक्षसों से निपटने के लिए एक असली हथियार खरीदेगा। अचानक आधी रात को इमारत के बाहर से एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींचती है। बाहर बड़े बड़े पंजों वाला एक काला जीव फैंग यी के अपार्टमेंट को देख रहा है। लाल आंखों से चमकती यह अजीब जीव अंधेरे में अपने नुकीले दांत दिखा रहा है। यह एक विशाल राक्षसी खरगोश जैसा दिखता है और इमारत पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर उस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई खतरा आ रहा है। बिस्तर पर लेटे हुए वह अपनी नई साधना तकनीक से असहज महसूस करता है। लाल आंखों से वह सोचता है कि यह आवाज, जो चूहे जैसी थी, कहां से आ रही है। उसे लगता है कि यह आवाज अंदर से या पाइप से नहीं आ रही है, बल्कि यह किसी पड़ोसी के पालतू जानवर की हो सकती है। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसे लगता है कि उसकी सुनने की क्षमता बेहतर होने के कारण पड़ोसियों की आवाज सुनना सामान्य बात है। फिर वह लड़का उस अजीब सी आवाज को ध्यान से सुनने के लिए अपनी सुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह सतर्क हो जाता है। फैंग यी दरवाजे पर जाता है और वहीं अंधेरे दालान में उस डरावने जीव से उसका आमना सामना होता है। दालान में लाल आंखों वाला एक अजीब जीव प्रकट होता है और उसे घूरता है, हमला करने के लिए तैयार। वह चौंक जाता है और उस उत्परिवर्तित जानवर को पहचान लेता है। उसे अपने पिछले जीवन की एक याद डरा देती है। उसी समय रात में शहर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता है, जिससे पता चलता है कि दूसरों को खतरे के बारे में पता है। एक इमारत की छत पर एक लड़की शिकायत करती है कि उन्होंने अभी तक उस खरगोश को नहीं पकड़ा है जिसने एक दुर्लभ फल खाया था। मुंह में लॉलीपॉप लिए वह युवती बहुत शांत और मिशन को लेकर आश्वस्त दिखती है। फिर वह अपनी टीम को आदेश देती है कि वह उसे उस लक्ष्य के बारे में अपडेट भेजती रहे जिसका वह शिकार कर रही है। उसके बाद वह रहस्यमयी लड़की इमारत की छत से कूदकर पीछा शुरू करती है। तेजी से गिरते हुए वह विशाल शहर की इमारतों के बीच आसानी से आगे बढ़ती है। अचानक युवती को उस उत्परिवर्तित जानवर की शक्ति का एहसास होता है और उसे एहसास होता है कि वह उसके करीब पहुंच रही है। अपनी चमकती आंखों के साथ वह आखिरकार उस जीव को ढूंढ लेती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। रहस्यमय शिकारी अद्भुत कौशल के साथ आगे बढ़ते हुए एक छत पर जोर से उतरता है। एक इमारत की दीवार से नीचे दौड़ते हुए उसे आदेश मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य का पीछा करना है। एकदम सही लैंडिंग के साथ युवती बिना रुके अपना पीछा जारी रखती है। एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते हुए वह चेतावनी देती है कि उस जीव ने एक खास फल खाया है और वह विकसित हो सकता है। तभी देर रात तक काम कर रहा एक आदमी अपनी खिड़की से तेजी से कुछ गुजरता हुआ देखता है और बहुत उलझन में पड़ जाता है। वह सोचता है कि क्या वह कुछ देख रहा है, लेकिन उसका बॉस उसे यूं ही खड़े रहने के लिए डांटता है। इस बीच शिकारी 65वीं मंजिल पर चांद के सामने एक परछाई की तरह खड़ा है। अपार्टमेंट में वापस फैंग यी उस अजीब जीव का सामना करता है जो उस पर चिल्लाता है। अपनी सुनहरी आंखों से वह जानता है कि उसका शरीर बदल गया है और अब वह उससे निष्पक्ष रूप से लड़ सकता है।
फिर वह जीव अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन युवक अद्भुत गति से बच निकलता है। फैंग यी को लगता है कि उसका शरीर सचमुच बदल गया है और अब वह धीमी गति में हमलों को देख सकता है। अपने हाथ में सूर्य की ऊर्जा लिए वह सोचता है कि एक उत्परिवर्तित जानवर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। फिर उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद आती हैं और वह राक्षस का सामना करता है। वह आदमी जानता है कि जीव अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और रात उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल बना देती है। इसलिए वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे रोकना है, वरना इमारत में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। फैंग यी अपने ऊर्जा से भरे हाथ से जीव को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अद्भुत ताकत के साथ वह आदमी बिना किसी डर के उस अजीब जीव को काटता है। वह राक्षस को कसकर पकड़ लेता है और उसकी सुनहरी आंखें एक ठंडी केंद्रित नजर से चमक उठती हैं। फिर युवक जीव को हवा में घुमाता है और महसूस करता है कि उसकी पूंछ ही उसकी कमजोरी है। मौका पाकर वह पूरी ताकत से जानवर की पूंछ पकड़ लेता है। फैंग यी राक्षस को खिड़की से टकराता है और वह बल से चकनाचूर हो जाता है। अपनी चमकदार सुनहरी मुट्ठी से वह एक जोरदार मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह आदमी ऊर्जा की एक किरण छोड़ता है जो सीधे हवा में उस जीव पर पड़ती है। फिर राक्षस पूरी तरह से प्रकाश की चमकदार सुनहरी किरण से ढक जाता है, लेकिन वह अजीब जीव अपने पंजों से सुनहरी ऊर्जा को पकड़ लेता है और उसकी शक्ति छीनने की कोशिश करता है। फैंग यी को तब एहसास होता है कि राक्षस उसकी यांग शक्ति चुराने की कोशिश कर रहा है और वह उससे लड़ता है। उसे लगता है कि सूर्य की शक्ति बहुत तेज है और खरगोश बस खुद को नष्ट कर रहा है। इसके तुरंत बाद एक सुनहरा विस्फोट उस राक्षस को ढक लेता है, जो इतनी ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। बगल वाली इमारत में एक जोड़ा शोर सुनकर जाग जाता है और वह आदमी सोचता है कि क्या ये गड़गड़ाहट थी। फिर वह देखने के लिए खिड़की के पास जाता है, लेकिन बाहर कुछ भी अजीब नहीं देखता। हमारा नायक जमीन पर गिर जाता है, अपनी बची हुई सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ। युवक सोचता है कि वह जीव किसी भूखे भूत की तरह उसकी शक्ति को खाने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई के बाद राक्षस की आंख गिर जाती है। जमीन पर गिरकर एक अजीब सा काला धुआं छोड़ता हुआ गंभीर नजरों से वह उस जीव के बचे हुए हिस्से को घूरता है जिसे उसने अभी अभी हराया था। बिना कुछ सोचे समझे वह आदमी उसकी आंख पर जोर से रौंदता है, जिससे बाकी जानवर कुचल जाता है। उसे समझ आता है कि रात का जीव उसकी विपरीत यांग प्रकार की शक्ति के लिए बेताब था। युवक सोचता है कि अगर वह सामान्य होता तो राक्षस आसानी से इमारत में सभी को खा जाता। इसके साथ ही वह जानता है कि आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए उसे और तकनीकें सीखने की जरूरत है। इसी बीच एक रहस्यमयी लड़की चांदनी में हवा में उछलती है, एक शिकारी जैसी दिखती है। अद्भुत गति से वह युवती एक इमारत की दीवार से नीचे की ओर तेजी से भागती है। जब वह घटनास्थल पर पहुंचती है तो रहस्यमय शिकारी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। आधी रात में वहां खड़ी वह सोचती है कि क्या किसी और ने उसके लक्ष्य को हरा दिया है। जमीन पर घुटने टेकते हुए वह देखती है कि लक्ष्य नष्ट हो गया है और वह रात की विशेषता को वापस पाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वह राक्षस के अवशेषों को छूती है, उसे एक सुनहरी ऊर्जा का एहसास होता है जो अभी भी वहां मौजूद है। युवती को तभी एक तेज गर्मी और एक जलती हुई शक्ति का एहसास होता है जो उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। युवती को विश्वविद्यालय के द्वार से आ रही ऊर्जा याद आती है और वह समझ जाती है कि यह कोई संयोग नहीं है। इस खोज के बाद लड़की गंभीर और दृढ़ भाव से अपना कम्युनिकेटर चालू करती है। वह अपने बेस को बताती है कि लक्ष्य को एक विशेष क्षमता वाले शक्तिशाली नए अग्रदूत ने मार गिराया था। उसके कम्युनिकेटर पर एक आवाज पूछती है कि क्या उसी व्यक्ति ने द्वार साफ किया और खरगोश को मारा। एक आदमी पुष्टि करता है कि उन्हें इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और संघ को उसे भर्ती करना होगा। चांदी के बालों वाली लड़की योजना से सहमत हो जाती है। फिर वह ध्यान से ऊर्जा की उस छोटी सी लौ को अपने कब्जों पर रखे एक पात्र में रखती है। उसका बॉस उसे अपने अन्य मिशन रोकने और नए अग्रदूत को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। इस पर रहस्यमय शिकारी शांति से उसके हाथ में पकड़ा हुआ लॉलीपॉप खोल देता है। युवती कैंडी मुंह में डालती है और कहती है कि उसे नया आदेश पूरी तरह समझ आ गया है। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले वह कहती है कि उसे आराम करने के लिए पहले दूध वाली चाय पीनी होगी। कम्युनिकेटर पर एक आवाज आती है जो सोचती है कि इतनी शक्ति वाला ये रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है। युवती मानती है कि राष्ट्रपति सही थे और उसे इस शक्तिशाली गुरु से मिलना चाहिए। फैंग यी का दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है। वह स्ट्रेचिंग करता है, प्रशिक्षण के लिए तैयार। प्रशिक्षण। वह जानता है कि जल्दी उठना उसकी शक्ति के लिए अच्छा है,
इसलिए वह एक और सत्र की तैयारी करता है। योद्धा अपनी श्वास विधि का उपयोग करता है, सुबह की सुनहरी ऊर्जा को ग्रहण करता है। जैसे ही ऊर्जा उसमें भरती है, उसकी आंखें सुनहरी शक्ति से चमक उठती हैं। वह भूत कुल्हाड़ी के क्षेत्र में प्रवेश करता है और तकनीक की शक्ति को प्रकट होता हुआ महसूस करता है। ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट उसे आश्चर्यचकित करता है। उसे एहसास होता है कि वह फिर से शक्तिशाली हो रहा है। शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होती है और वह उसे नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपनी मुट्ठी कसता है, अब ऊर्जा को अपने हाथ में महसूस करता है। वह अपनी की कुल्हाड़ी बुलाता है और देखता है कि हथियार बहुत हल्का लग रहा है। वह हथियार के हैंडल को मजबूती से पकड़ता है, अपनी नई शक्ति को आजमाने के लिए तैयार। योद्धा सुनहरी कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाता है, एक शक्तिशाली प्रहार की तैयारी करता है। वह 2 सितारा भूत कुल्हाड़ी क्षेत्र में पहुंचता है, अपनी शक्ति को मुक्त करता है। उसकी आंखें अब सुनहरी लपटों से जल रही हैं, जो उसकी नई शक्ति को दर्शा रही हैं। इस बदलाव के बाद फैंग यी का शरीर बहुत अधिक मजबूत और कठोर महसूस करता है। वह इतनी तेजी से मजबूत हुआ क्योंकि उसने अपने पिछले पावर अप से अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। फैंग यी ने फैसला किया कि अब से वह धीरे धीरे और सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति लोगों का ध्यान खींच रही है, इसलिए उसे एक ज्यादा एकांत जगह की जरूरत है। एसोसिएशन के कार्यालय में एक आदमी को हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह सूर्य की ऊर्जा में बदलाव देखता है और सोचता है कि क्या ये फिर से वही नया आदमी है। फैंग यी अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए नदी के किनारे एक शांत जगह ढूंढता है। एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है और वह पुष्टि करता है कि वह अपने हथियार में एक विशेष गुण जोड़ेगा। उसे याद है कि उसने एक और वस्तु के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसकी शक्ति को संभाल नहीं पाई। इस बार नया ब्लेड उसकी ऊर्जा के साथ मिलकर एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। एक सिस्टम संदेश पुष्टि करता है कि वस्तु की एन्कोडिंग काम कर गई है। अपने नए हथियार से उत्साहित होकर वह तुरंत उसकी अद्भुत शक्ति का परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है। परीक्षण के परिणाम उसे तलवार की अविश्वसनीय शक्ति से चौंका देते हैं। ब्लेड से प्रकाश की एक विशाल सुनहरी किरण आकाश में निकलती है। योद्धा अपनी तलवार को आग की लपटों में लिए जमीन पर गिरता है और उसे लगता है कि शक्ति उसके अंदर से बह रही है। उस झटके से वह लगभग आग लगा देता है और देखता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। हमले से निकला धुआं बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि उसे देखा गया है और उसे वहां से निकल जाना चाहिए। एक लड़की तेजी से उस धुएं की ओर दौड़ रही है जो उसने छोड़ा था। वह शिकायत करती है कि वह एक पल के लिए दूर हट गई और सब कुछ देख नहीं पाई। अचानक युवती रुक जाती है। वह देखती है कि नदी सचमुच उबल रही है। एजेंट क्षतिग्रस्त जगह के ऊपर से उड़ता है और सोचता है कि नए आदमी ने इस जगह का क्या किया। उसे पहले से ही डांट पड़ने की कल्पना हो जाती है क्योंकि उसके आने के बाद से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तभी दूर से एक सुनहरी चमक उसकी नजर में आती है और वह उत्सुक हो जाती है। शिकारी जो महसूस करता है उससे चौंक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी शक्ति का स्तर 1 स्टार से बढ़कर 2 स्टार हो गया है और उसने एक आत्मिक हथियार भी बनाया है। संघ के पास ऐसे सिर्फ 2 हथियार हैं और उन्हें बनाने का तरीका पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। लड़की को शक होता है, वह सोचती है कि उसे इतनी शक्ति अकेले कैसे मिली। लेकिन उसे लगता है कि वह गलत है और उसने जो गड़बड़ की है उसे साफ करने का फैसला करती है। दूर फैंग यी सोचता है कि उसके हथियार में अज्ञात गुण कैसे आ गया है, लेकिन वह और चाहता है। यह सिस्टम किसी भी चीज को एनकोड कर सकता है, इसलिए वह ब्लेड में और गुण जोड़ने की योजना बनाता है। अचानक उसका फोन बजता है। उसे किसी अनजान व्यक्ति का संदेश मिलता है। वह निजी होने के बारे में पूरी तरह भूल गया था और अब एक अजनबी उसे पायनियर्स ग्रुप में आमंत्रित कर रहा है। वह यह जानकर हैरान है कि आधिकारिक सदस्यों का कम से कम घोस्ट एक्स लोक स्तर का होना जरूरी है। अजनबी एक नए प्रदूषण क्षेत्र के बारे में बात करता है और उसे एक ग्रुप हंट में आमंत्रित करता है। वह स्थान पूछता है और अजनबी उसे शैडो रिवर के लावा ड्रैगन के बारे में एक फाइल भेजता है। उस क्षेत्र में लावा है और वही यांग गुण है जो उसके पास है। इसलिए फैंग यी निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला करता है। दूर बिनमू जिले में एक समूह बुरिल्ली के दोस्त के आने का इंतजार कर रहा है। एक सदस्य कहता है कि लड़की का नक्शा इतना अच्छा था कि वह वहां आसानी से पहुंच गया। गोरी लड़की सभी को आने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। वह साधना संघ से है और इस बात से निराश है कि यहाँ के अग्रदूत ज्यादा मजबूत नहीं है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि साधना संघ एक सरकारी समूह है।
समूह में शामिल होना मुश्किल था और इसके लिए उसके परिवार से मदद मांगनी पड़ती थी, इसलिए वह असफल होना पसंद नहीं करती। तभी एक खोजकर्ता उस नए व्यक्ति को आते हुए देखता है और उसे उसके नाम फैंग से पुकारता है। फैंग ही अपनी नई तलवार के साथ जोरदार तरीके से प्रवेश करता है और समूह से अपना परिचय देता है। एजेंट उसकी शक्ति देखकर चौंक जाता है, लेकिन देखता है कि उसका आभामंडल डरावना नहीं, बल्कि गर्मजोशी भरा है। चून की पूरी टीम वहां मौजूद है, नेता संकेत देता है और वे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। फैंग ही पहले जाने का फैसला करता है और गोरी एजेंट से रोशनी का ध्यान रखने को कहता है। समूह गुफा से होकर गुजरता है और उनमें से एक फैंग को ढीली चट्टानों के बारे में चेतावनी देता है। उन्हें यह अजीब लगता है कि यह जगह अभी ज्यादा गर्म नहीं है। फैंग ही इस बात पर विचार करता है कि टीम ने उसे कितनी जल्दी स्वीकार कर लिया और उसे लगता है कि इस मुश्किल दौर में भी उनकी दोस्ती सच्ची है। फैंग ही आगे बढ़ता रहता है और उसके पैरों तले जमीन रंग बदलने लगती है और वह अपनी जगह बना लेता है। खतरा करीब है। अचानक वे एक विशाल द्वार पर पहुंचते हैं और अपने सामने उबलते लावा की एक नदी देखकर दंग रह जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग खतरे की ओर दौड़ता है और गोरा एजेंट उस पर चिल्लाता है कि वह इतना लापरवाह न हो। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए योद्धा अपनी तलवार सीधे लावा में डाल देता है। खोजकर्ता घबरा जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। एक भयंकर विस्फोट टीम को पीछे धकेल देता है और फैंग ही का सिस्टम एक विश्वव्यापी समस्या का पता लगाता है और जानकारी का विश्लेषण शुरू करता है। जैसे ही उसने अपनी तलवार लावा में डाली, फैंग ही के सिस्टम ने विसंगति का विश्लेषण किया, जिससे एक नई शक्ति का पता चला, एक आंतरिक ज्वाला जिसका आंतरिक तापमान बहुत अधिक था और विस्फोटक गुण थे, और लाल रंग की ज्वाला तलवार तकनीक, जो ब्लेड खींचने पर अपनी शक्ति प्रकट करती थी और उस पर आग और बिजली की परत चढ़ा देती थी। निश्चय करके फैंग ही ने अपनी तलवार पकड़ ली। उसकी आंखें और ब्लेड ज्वाला शक्ति से चमक उठे, जो उसकी तांग तलवार के लिए एक उत्तम तकनीक थी। नीचे पिछले विस्फोट से पीछे हटे अन्य अन्वेषक फैंग ही को आग के भंवर में सुरक्षित खड़े देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका हथियार लावा की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। फैंग ही ने फिर अपनी लिपि के बिंदुओं का उपयोग करके लाल रंग की ज्वाला को अपनी तलवार में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया, जो अब ऊर्जा से जल रही थी। जब ज्वाला शांत हुई, तो उनके साथियों ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें साधना के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी और अब वे ठीक हो गए हैं। समूह प्रसन्न था, ये देखकर कि गुफा की आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो गई थी। उनमें से एक ने इसे आसानी से अवशोषित करने में सक्षम होने का जश्न मनाया, जबकि दूसरा अपनी साधना यात्रा शुरू करने की कगार पर उत्साह से शियाया का नाम पुकारा। गोरी एजेंट शियाया ने उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया और वह निगरानी करती रही, और टीम ने इस अवसर के लिए उनका धन्यवाद किया। शांति तब भंग हुई जब शियाओया ने प्रवेश द्वार की ओर आती हुई आकृतियों को देखा, जो चेतावनी दे रही थी कि अन्य अग्रदूत आ रहे हैं। 3 हृष्ट-पुष्ट पुरुष अंदर आए, जिनमें से एक की आंखों पर पट्टी थी और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, जिन्होंने अहंकार से घोषणा की कि संसाधन समृद्ध भूमि अब उनकी है। जियाओया चिंतित हो गई, ये जानकर कि तीनों नए लोग एक सितारा घोस्ट एक्स क्षेत्र में थे, एक ऐसा स्तर जिसे उसकी टीम चुनौती नहीं दे सकती थी। खतरे के बावजूद जियाओया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, विनम्रता से कहा कि वे पहले पहुंच गए हैं और यहां तक कि उन्हें शामिल होने की पेशकश भी की। उसकी कूटनीति का तिरस्कार किया गया। आंखों पर पट्टी बांधे नेता ने उसके निम्न स्तर का मजाक उड़ाया और उन्हें दफा हो जाने या परिणाम भुगतने का आदेश दिया। जियाओया का चेहरा कठोर हो गया। उसने इस नए युग में योग्यतम की उत्तरजीविता की कठोर वास्तविकता पर विचार किया, लेकिन जिया राष्ट्र संघ की सदस्य होने के नाते उसने तय किया कि वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही टकराव बढ़ने वाला था, फैंग ही जियाओया और शत्रुतापूर्ण नेता के बीच आ गया। अपनी तलवार जलाकर उसने ठंडे स्वर में उस बड़े आदमी से पूछा कि क्या उसके पास एक युवती को धमकाने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं है। आंखों पर पट्टी बांधे नेता स्तब्ध और अवाक रह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग यी ने एक ही जबरदस्त प्रहार किया, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और तीनों हमलावर उड़ गए। हमले की ताकत से फैंग यी के अपने साथी भी अपने ध्यान से चौंक गए। उसे उन लोगों द्वारा की गई त्रासदियों की याद आई जो योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का पालन करते थे, ये जानते हुए कि ऐसे लोगों पर केवल प्रबल बल ही काम कर सकता है। अपनी बात समझाने के लिए फैंग यी ने प्रतिद्वंद्वी नेता के सामने अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। एक विशाल सुनहरी आभा से घिरे हुए उसने ठंडे स्वर में उन्हें भाग जाने का आदेश दिया। शक्ति के इस दूसरे प्रदर्शन से भयभीत होकर नेता ने फैंग यी को राक्षस कहा और अपने आदमियों को भागने के लिए चिल्लाया, जबकि फैंग यी उन्हें भागते हुए देख रहा था।
उसके साथ ही उसकी अविश्वसनीय शक्ति से उत्साहित होकर दौड़े। फैंग ही मुस्कुराया, उसे अनदेखा किया और संकेत दिया कि अब जाने का समय हो गया है। जब वे जा रहे थे, शियाओया ने फैंग ही द्वारा दिखाई गई अपार शक्ति पर विचार किया, और उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को रोक लिया था। यह मानते हुए कि वह एक शीर्ष स्तरीय पायनियर था, उसे पता था कि उसे इस बड़ी खोज की सूचना तुरंत अपने संगठन को देनी होगी। दृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा साधना संघ के कार्यालय में बदल जाता है, जहां शियाओया से फोन पर बात कर रही एक महिला ने आश्चर्य से दोहराया कि एक और उच्च गुण वाला पायनियर प्रकट हुआ है। कार्यालय कर्मचारी घबरा गई, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कह दिया है, खासकर जब उसके पीछे एक प्रभावशाली आदमी खड़ा था। रिपोर्ट की पुष्टि करने के बाद उसने अजीब तरह से फोन काट दिया। युवती ने प्रसन्नतापूर्वक अपने भूरे बालों वाले वरिष्ठ से पूछा कि क्या वे इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें लगातार 2 उच्च गुण वाले पायनियर मिले हैं। हालांकि उसने गंभीरता से उसे सही किया कि भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये समझाते हुए कि प्रत्येक उच्च गुण वाला व्यक्ति शक्ति का एक नया केंद्र बनने के लिए नियत है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसने उसे बहुत तनाव दिया। धूप भरे आसमान के नीचे फैंग ही शहर लौट आया। उसने खुद को एक कॉस्प्लेयर के रूप में छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तिशाली उपस्थिति और असली तलवार ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया। उसकी सैर तब रुकी जब उसने अपने फोन पर देखा कि गुफा वाली घटना की खबर पहले ही वायरल हो चुकी है। उसने अपनी लापरवाही के लिए खुद को डांटा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी अंदरूनी ज्वाला का विस्फोट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। इस विचार को खारिज करते हुए कि उसका साथी उसे धोखा देने की आशंका के बीच, उसने एक ज्यादा जरूरी मामले पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जो विशाल यांग ऊर्जा ग्रहण की थी, वह उसे एक नई सफलता की ओर धकेल रही थी। उसे तुरंत एकांत जगह ढूंढनी थी और वह पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा। 5 मिनट बाद उसी पहाड़ पर सू किंगन नाम की एक चांदी के बालों वाली युवती, जो उद्यान जीर्णोद्धार विशेषज्ञ थी, ने अचानक एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस की। उसने एक छोटे से सूर्य की तरह प्रकाश का एक तीव्र विस्फोट देखा, और एक साधक के 3 सितारा भूत कुल्हाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के संकेतों को पहचान लिया। ऊर्जा के पैमाने ने उसे चकित कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस क्षेत्र की सफलता इतनी भयानक हो सकती है। कर्तव्य की भावना और पहचान की एक झलक से प्रेरित होकर वह उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने की कसम खाते हुए उस गड़बड़ी की ओर दौड़ी। पहाड़ की ऊंचाई पर फोंग ये अपनी सफलता पर केंद्रित था। उसने भारी मात्रा में सुनहरी ऊर्जा खींची, जो उसके चारों ओर घूमती रही और फिर उसके सिर के ऊपर एक चमकदार सूर्य जैसी गेंद बन गई। जैसे ही वह हवा में ध्यान कर रहा था, उसके पीछे की शक्ति ने एक जटिल तारे के आकार की दिव्य आकृति बना ली। उसकी त्वचा पर सुनहरी ऊर्जा चमक उठी और उसकी आंखें अपार शक्ति से चमक उठी, जब उसने उस प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। अंततः शक्ति एकत्रित हुई और शुद्ध सुनहरी और हल्की नीली ऊर्जा से बनी एक विशाल दिव्य कुल्हाड़ी का रूप ले लिया, जो शक्ति से चटक रही थी। इसी बीच सू जिंगइंग वहां पहुंची और यह अद्भुत दृश्य देखकर अचानक रुक गई। वह पूरी तरह अविश्वास से देखती रही, ये देखकर कि वह रहस्यमय व्यक्ति अपनी बनाई हुई दिव्य कुल्हाड़ी घुमाने ही वाला था। उसका नियंत्रण अविश्वसनीय था। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतने निपुण कौशल और दृढ़ता के साथ कैसे नियंत्रित कर सकता है, और उसने खुद से पूछा कि क्या ये व्यक्ति सदियों से गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहा है। इस दृश्य ने एक दर्दनाक याद ताज़ा कर दी। सू जिंगइंग को भूत कुल्हाड़ी के 2 सितारा स्तर तक पहुंचने की अपनी कोशिश याद आ गई। अपनी ही दिव्य कुल्हाड़ी का दबाव उसके लिए बहुत ज्यादा था, उसे पीछे धकेल रहा था और उसे खून की खांसी हो रही थी। इस वजह से वह पूरे 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ी रही। वह स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह असफल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह राक्षस इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर सकता है, जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे जैसे वह पास पहुंची, वह और भी चकित होती गई। आध्यात्मिक ऊर्जा की अपार मात्रा, कुल्हाड़ी की हर चाल पर पूर्ण नियंत्रण, और शक्ति का हर अंश हजारों बार शुद्ध हो गया था। ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने निश्चय किया कि यह व्यक्ति सिर्फ एक अद्भुत राक्षस नहीं था, वह मानो आकाश से उतरा कोई देवता था। उसने उसके काम करने के शांत और स्थिर तरीके पर भी ध्यान दिया। ज्यादातर अग्रदूत, जब उन्हें लगता था कि कोई सफलता मिलने वाली है, तो उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते थे। हालांकि ये व्यक्ति गहरे अनुभव और दृढ़ मन के साथ आगे बढ़ रहा था, मानो किसी पुराने जमाने के गुरु हो। जब विशाल अग्नि में दिव्य कुल्हाड़ी हिलने लगी, तो उसके विचार थम गए। उसने उस अद्भुत दृश्य को देखा जो एक उद्देश्य के साथ पूर्व की ओर बढ़ रहा था। अपनी शक्ति के चरम पर फैंग यी की आंखें शुद्ध सुनहरी रोशनी से जल उठी और उसके चेहरे पर कच्ची ऊर्जा की दरारें फैल गईं।
वह सुनहरी शक्ति के एक चकाचौंध भरे तूफान में तैर रहा था और विकास के लिए एकत्रित की गई विशाल ऊर्जा को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर रहा था। तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने आधिकारिक तौर पर उसकी सफलता की पुष्टि की। वह भूतिया कुल्हाड़ी के क्षेत्र 2 स्टार में पहुंच गया था। नई दिव्य कुल्हाड़ी धरती पर गिर पड़ी और उसकी सारी शक्ति एक विशाल शॉकवेव में निकल गई जो पहाड़ को चीरती हुई चली गई। सू किंगियंग उस शक्तिशाली विस्फोट में फंस गई और उसे सुनहरी ऊर्जा की लहर के सामने खुद को संभालना पड़ा। बची हुई शक्ति ने जंगल में एक विशाल रास्ता बना दिया और फिर लुप्त हो गई, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह रहस्यमय आदमी पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस प्रयास और अपनी हताशा से सांसें फूल रही थी। सू किंगियंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसे फिर से चूक गई है, खासकर जब वह केवल 30 सेकंड में पहुंच गई थी। उसके मन में एक चिंताजनक विचार आया। उसे पता होगा कि वह उसका पीछा कर रही थी। उसे चिंता थी कि अगर उसे ढूंढना इतना मुश्किल रहा तो उसे भर्ती करने का उसका मिशन नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही वह हार मानने ही वाली थी, वह रुक गई। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने विनाश के रास्ते से हटकर एक विशाल पुराने पेड़ की ओर देखा जो अब एक कोमल, बची हुई सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। एक नए आत्मविश्वास के साथ उसने जंगल में, जो खाली लग रहा था, पुकारा, उसे सीनियर कहकर पूछा कि क्या वह अभी भी इस इलाके में है। जंगल की परछाइयों से फैंग ही प्रकट हुआ। उसके टोप पहने शरीर से एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें सू किंगियंग पर टिकी थीं। उसे तुरंत पता चल गया कि यही वह व्यक्ति है जो पिछले कुछ दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। यह देखकर कि वह मिल गई है, सू किंगियंग अपनी जगह पर डटी रही और अपना परिचय ठीक से दिया। उसने कहा कि वह जिया राष्ट्र के आध्यात्मिक साधक संघ का एक अंग, फायरफ्लाई स्क्वाड की कप्तान है और राष्ट्र के पहले अग्रदूतों में से एक भी है। संघ की ओर से उसने ईमानदारी से उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसने स्वीकार किया कि वह 2 दिनों से उसका पीछा कर रही थी और आशा करती थी कि उसके तौर तरीकों ने उसे उसके बारे में बुरा नहीं सोचने दिया था। उसके बोलते समय फोंग ही चुप रहा और उसके चेहरे को उसके हुड के नीचे से पढ़ना मुश्किल था। सू किंगियंग ने आगे कहा कि हालांकि लोगों को अभी पता नहीं था, लेकिन एसोसिएशन के सभी आधिकारिक कागजात तैयार थे। हालांकि अंदर वो बहुत घबराई हुई थी, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर कर रही थी और इस चिंता में थी कि कहीं वह उसे परेशान तो नहीं कर रही या उस ताकतवर आदमी को नाराज तो नहीं कर रही। वह जानती थी कि उसे नर्म और सम्मानजनक लगना होगा। उसकी सोची समझी बातचीत फोंग ही के सीधे सवाल से बीच में ही रुक गई। मुझे क्यों शामिल होना चाहिए? इस सीधे सवाल ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। वह एक पल के लिए हकला गई, घबराकर सोच रही थी कि क्या कहे। उसने जल्दी ही समझ लिया कि इतने होशियार व्यक्ति के सामने खोखले, अच्छे शब्द बेकार होंगे। सच्चाई ही उसका एकमात्र विकल्प था। खुद को संभालते हुए उसने समझाया कि एसोसिएशन किस लिए है। उसने उसे बताया कि जिया राष्ट्र सभी शुरुआती अग्रदूतों को इकट्ठा और एकजुट करना चाहता है, उन्हें एक संगठित रास्ते पर ले जाना चाहता है और उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी देना चाहता है। वह जानती थी कि अभी विकास अस्त व्यस्त है और उसके जैसे स्वतंत्र व्यक्ति के लिए कोई भी संगठन पिंजरे जैसा लग सकता है। लेकिन उसने उससे बड़ी तस्वीर देखने को कहा। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा आगमन होने वाला था और भविष्य के अज्ञात शत्रुओं का सामना करने के लिए उन सभी को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होगी। उसका भावुक भाषण सुनने के बाद फोंग ही थका हुआ और उदासीन लग रहा था, लापरवाही से एक पेड़ के सहारे झुक गया। उसने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। उसने समझाया कि अभी वह खुद को उस पर या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले संगठन पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकता। सू किंगियंग उसके सीधे इनकार से पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह गई। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसके इनकार का सामना करते हुए सू किंगियंग हताश हो गई। उसने जल्दी से अपनी जैकेट से अपना पहचान पत्र निकाला। उसे दिखाने के लिए उसे ऊपर उठाते हुए उसने जल्दी से अपना परिचय फिर से सू किंगियंग के रूप में दिया और बताया कि आध्यात्मिक ऊर्जा लौटने से पहले वह एक प्रसिद्ध एथलीट हुआ करती थी। उसने उससे विनती की कि वह उस पर विश्वास करे। उम्मीद है कि उसकी सार्वजनिक पहचान उसे उस पर भरोसा करने का एक कारण देगी। फैंग ही रुका और उसकी बातों पर विचार किया। उसने सोच में पढ़कर अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा कि अब उसे उसकी धुंधली याद आ रही है। उसके मन में जिया राष्ट्र की लंबी दूरी की चैंपियनशिप में उपविजेता बनकर जीत का जश्न मनाती उसकी एक फ्रेमयुक्त तस्वीर उभर आई। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्वाभाविक एथलेटिक क्षमता ही उसे इतनी तेज और अच्छी पायनियर बनाती है। हालांकि फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसके पिछले जीवन की एक काली याद उसके मन में कौंध गई, जिसमें एक उजड़े हुए शहर का दृश्य दिखाई दे रहा था।
वह जानता था कि उसकी मूल समय रेखा में जिया राष्ट्र का काम, जिसमें एसोसिएशन भी शामिल था, अंततः विफल हो गया था, जिससे मानवता का अंत हो गया था। अब जब वह अपनी प्रणाली के साथ लौट आया था, तो उसे पता था कि उसे समाधान का हिस्सा बनना होगा, लेकिन इस समय एसोसिएशन में शामिल होना सही कदम नहीं था। और अधिक विचारशील भाव धारण करते हुए, उसने आशान्वित सू किंगयन की ओर देखा और पुष्टि की कि उसे उसकी याद है। उसने उससे कहा कि वह उसके प्रस्ताव के बारे में सोचेगा, और उसके जवाब देने से पहले ही वह हवा में उछल पड़ा और वहां से तेजी से भाग गया। उतनी ही जल्दी वह चौंकी हुई सू किंगयन के ठीक पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसने उससे एक सख्त शर्त रखी। उसे अभी के लिए उसका ठिकाना सभी से छुपाना होगा। मन ही मन उसने उसके सम्मानजनक व्यवहार का अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि एसोसिएशन उन शक्तिशाली अग्रदूतों को नाराज करने से सावधान है जो उनके साथ नहीं थे। उसे यह एक कमजोरी लगी जिसका वह फायदा उठा सकता था। सू किंगयन ने एक उपाय सुझाया। उसने बताया कि एसोसिएशन ने उसकी सफलता से ऊर्जा का पता लगा लिया है और उसे एक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। उसने सुझाव दिया कि अपनी पहचान की रक्षा करते हुए अपने अधिकारियों को खुश रखने के लिए सच और झूठ का मिश्रण वाली एक रिपोर्ट भेजी जाए। कुछ देर सोचने के बाद फोंगी उसकी योजना पर सहमत हो गई। सू किंगयन ने फोंगी को आवाज लगाने की कोशिश की क्योंकि वह उसकी योजना पर सहमत था, लेकिन पलक झपकते ही वह चला गया। वह उसके पीछे पहाड़ी ढलान से नीचे दौड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थकी और परेशान वह जंगल के रास्ते पर अकेली चल रही थी और हताशा में बुदबुदा रही थी कि कितनी बार वह उसे पकड़ नहीं पाए और अब वह उससे बचने की कोशिश कर रहा है। उसने आह भरी और हर घटना के बाद उसके द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली ऊर्जा चिन्हों को मिटाने के थकाऊ काम की शिकायत की। उसके विचारों को उसके ईयरपीस में एक आवाज ने रोक दिया, जो उसे उस मुश्किल से मिलने वाले पायनियर के बारे में चिंता करना बंद करने और अपने मिशन को याद रखने के लिए कह रही थी। आवाज ने उसे गंभीरता से बताया कि अजीब जीव फिर से प्रकट हो गए हैं। सू किंगयन स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा कि क्या वे सचमुच वापस आ गए हैं। एक डरावनी याद उसके दिमाग में कौंध गई, जिसमें उसे खून से सने मुंह और चमकती लाल आंखों वाले भयानक भेड़िए जैसे जीवों की भीड़ से घिरा हुआ दिखाया गया था। उसने मन ही मन सोचा कि वह उन अजीब, खूनी जानवरों को कभी नहीं भूल पाएगी। कहानी में बताया गया था कि वे क्या थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी से बने प्रदूषण क्षेत्रों से पैदा हुए ठंडे, दुष्ट और खून के प्यासे राक्षस। इन क्षेत्रों से उन्हें शक्ति मिलती थी और वे राक्षस बन जाते थे जो इंसानों को खा जाते थे। कुछ तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भी छिप सकते थे और जमीनों को बांटते हुए किसी को भी मार सकते थे और नए प्रदूषण क्षेत्र बना दिए। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो उनकी विनाशकारी प्रकृति उन्हें मानव जगत को तब तक निगलने देगी जब तक कि कुछ भी न बचे। अचानक शहर में एक जोरदार तूफान आया। रात का आसमान स्ट्रीट लाइटों से नहीं, बल्कि लगातार तेज बिजली की चमक से जगमगा रहा था। बारिश हो रही थी और लोगों के फोन पर लाल अलर्ट चमक रहे थे, जो तेज तूफान की चेतावनी दे रहे थे और सभी को घर के अंदर रहने के लिए कह रहे थे। एक और अलर्ट में घोषणा की गई कि बाढ़ के खतरे के कारण युहुआंग पर्वत क्षेत्र बंद कर दिया गया है। अपनी खिड़कियों से लोगों ने टिप्पणी की कि उन्होंने वर्षों में इतना भयानक तूफान नहीं देखा था। कुछ मजाक में कह रहे थे कि शायद कोई शक्तिशाली प्राणी पास में बिजली गिरने की परीक्षा का सामना कर रहा है। एक बरसाती गली में छिपे फैंग यी ने तूफान को गंभीरता से देखा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह हवा में बिजली की विशाल ऊर्जा को महसूस कर सकता था, उसकी प्रचंड शक्ति को पहचान सकता था। वह जानता था कि यह कोई साधारण तूफान नहीं, बल्कि एक और असामान्यता है, जिसकी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। उसकी नजर शहर की इमारतों से आगे बढ़कर दूर एक पर्वत शिखर पर टिक गई, जिस पर बार बार बिजली गिर रही थी। उसने तूफान का केंद्र ढूंढ लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग यी मूसलाधार बारिश में दौड़ा, छतों पर छलांग लगाता हुआ पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ा। जब फैंग यी युहुआंग पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसके सिस्टम ने तुरंत पुष्टि कर दी कि एक प्रदूषण क्षेत्र पाया गया है। उसने शिखर की ओर देखा, लेकिन उसकी सामान्य सुंदरता के बजाय उसे मुड़े हुए पेड़ों के बीच बिखरे कंकालों का एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक और सिस्टम सूचना ने खतरे को और बढ़ा दिया, जिसमें बताया गया था कि प्रदूषण का स्तर अज्ञात है। फिर भी फैंग ही बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और दृढ़ निश्चय के साथ अंधेरे, तूफानी जंगल में चला गया। जैसे ही वह तूफान के केंद्र के करीब पहुंचा, उसने पहाड़ की चोटी पर नीली बिजली की एक विशाल चमक देखी, जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। उसे अपना लक्ष्य मिल गया था। आध्यात्मिक साधक संघ के कमांड सेंटर के अंदर अधिकारियों ने एक तनावपूर्ण बैठक की। एक बड़ी स्क्रीन पर एक पर्वत शिखर के ऊपर नीली ऊर्जा का एक भंवर दिखाई दे रहा था।
एक अधिकारी ने बताया कि माउंट युहुआंग पर खतरा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें इसे बंद करना पड़ा और इसे एक नया संदूषण क्षेत्र घोषित करना पड़ा। गंभीर चेहरे वाले संघ नेता ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्हें सू किंगयंग को एक और महत्वपूर्ण मिशन से हटाना पड़ा। उन्होंने उनसे कहा कि वे जो कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट दें। सू किंगयंग ने अधिकारियों से कहा कि फिलहाल यह असंभव है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि अस्थिर वज्र ऊर्जा विस्फोट करने ही वाली थी। इस वजह से इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर इस स्तर के संदूषण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उसने और भी चिंताजनक खबरें जारी रखी। ऊर्जा जिस तेजी से बढ़ रही थी, उसके आधार पर पहाड़ जल्द ही इस स्तर का खतरा बन जाएगा, जिससे उनकी सर्वोच्च आपातकालीन योजना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने एक बड़ी समस्या की ओर इशारा किया। उनके आंकड़ों के आधार पर उनके पास मौजूद कोई भी खोजकर्ता सुरक्षित रूप से उस क्षेत्र के पास नहीं पहुंच सकता था, और उसने स्वीकार किया कि वह भी इसे संभाल नहीं सकती। कमरे में सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि गणनाओं से पता चला कि इस मिशन का मतलब अत्यधिक उन्नत खोजकर्ताओं के लिए भी निश्चित मृत्यु होगी। इस असंभव स्थिति का सामना करते हुए सुरक्षा वर्दी पहने एक व्यक्ति ने माउंट युहुआंग के तल को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया और 24 घंटे गश्ती दल तैनात किए ताकि कोई भी उस पर चढ़ने की कोशिश न कर सके। संघ के नेता ने दृढ़ता से सहमति व्यक्त की। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें पहाड़ को सील करके खतरे को रोकना होगा, और जब तक ऊर्जा सांद्रता कम नहीं हो जाती, तब तक कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। जबकि संघ को लगा कि माउंट युहुआंग बहुत खतरनाक है, फोंगी पहले से ही उस क्षेत्र के काफी अंदर था। उसके चारों ओर नीली बिजली के विशाल बोल्ट टूट पड़े। तूफान के प्रचंड होने पर फैंग यी अपनी श्वास तकनीक से उत्पन्न सुनहरी आभा से सुरक्षित अडिग खड़ा रहा। हालांकि वह जानता था कि तूफान से सिर्फ बच निकलना ही काफी नहीं है। शुद्धतम वज्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहाड़ की चोटी पर तूफान के केंद्र तक चढ़ना होगा। उसके इस निर्णय के पीछे अतीत की काली यादें थीं। वह जानता था कि जिन जीवों का वे अभी सामना कर रहे हैं, वे तो बस शुरुआत है, और भविष्य में और भी भयानक राक्षस प्रकट होंगे। उसने महसूस किया कि आने वाली चुनौतियों के लिए उसकी वर्तमान अग्नि आधारित शक्तियां पर्याप्त नहीं थीं। उसे सिर्फ अपने हथियार पर निर्भर नहीं रहना था, बल्कि खुद भी मजबूत बनना था। बिजली से घिरे फैंग यी को अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए वज्र ऊर्जा का उपयोग करने का एक दुर्लभ और उत्तम अवसर दिखाई दिया। फैंग यी जानता था कि अगर उसने मजबूत होने का यह मौका नहीं लिया, तो आने वाली आपदाओं से उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं, उसने अपनी जलती हुई तलवार निकाली और एक उद्दंड गर्जना के साथ उसे सीधे नीली बिजली के एक विशाल बोल्ट में डाल दिया। वह प्रचंड ऊर्जा उसके भीतर उमड़ पड़ी, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। बिजली के उसके आर पार प्रवाहित होते ही उसका शरीर जोर से कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि यह वज्र शक्ति किसी दैवीय दंड की तरह थी। उसके विरुद्ध सक्रिय रूप से लड़ते हुए तूफान इस बात से क्रोधित था कि वह उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और मानो उससे हार मानने की मांग कर रहा था। अस्त व्यस्त आकाश को घूरते हुए वह सोच रहा था कि वह इतनी अपरिष्कृत शक्ति को अपनी आज्ञा कैसे मानवा सकता है। तभी उसे एक विचार आया। उसने खुद को शांत किया और अपनी व्यवस्था के नियम को याद किया। शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे ऊर्जा स्रोत को छूना था। तूफान से लड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ जैसे ही उसने अपनी सुनहरी सूर्य श्वास तकनीक का प्रयोग किया, उससे एक सुनहरी आभा फूट पड़ी। एक तेज गर्जना के साथ फैंग यी आगे बढ़ा और अपनी जलती हुई तलवार से नीली बिजली के तूफान में रास्ता बना दिया। अपरिष्कृत तूफान के विरुद्ध उसकी सुनहरी ऊर्जा के टकराव ने एक विशाल अराजक विस्फोट पैदा कर दिया। तनाव के कारण उसके मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। वह जानता था कि यह एक हताशा भरा जुआ था जहां उसे जीने के लिए अपनी सीमा तक खुद को झोंकना था, मौत का सामना करना था। आखिरकार एक कठिन संघर्ष के बाद वह शिखर पर पहुंच गया। तूफान के केंद्र में पहुंचते ही उसने अपनी तलवार जमीन में घोंप दी, जिससे चट्टान टूट गई। यहाँ शक्ति और भी भयावह थी, बिजली की एक प्रचंड बाढ़ जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने महसूस किया कि तूफान का पूरा ध्यान उस पर था और उसे एहसास हुआ कि अब वह उसे सिर्फ दूर धकेलना नहीं चाहता, बल्कि उसे मार डालना चाहता था। मानो इसे साबित करने के लिए तूफान ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और सीधे उस पर सफेद गर्म बिजली की एक विशाल किरण फेंकी, एक ऐसा हमला जिसका उद्देश्य उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। जैसे ही फैंग यी ने तूफान के अंतिम हमले का सामना किया, उसका सिस्टम सक्रिय हो गया, एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट विशेषता का पता लगाया और उसे संसाधित करना शुरू कर दिया। शहर में बहुत नीचे लोग एक ऊंची इमारत से चकित होकर देख रहे थे।
एक तस्वीर ले रहे व्यक्ति ने कभी इतनी बड़ी बिजली नहीं देखी थी। एक और व्यक्ति सोच रहा था कि क्या कोई देवता किसी परीक्षा से गुजर रहा है, जबकि उसे लगा कि उसने आकाश में किसी व्यक्ति को देखा है। पहाड़ की चोटी पर लड़ाई एक तेज विस्फोट के साथ समाप्त हुई। फांग यी जीत गया था। एक तंत्र संदेश ने इसकी पुष्टि की, जिसमें बताया गया कि उसे परिष्कृत दिव्य वज्र शक्ति प्राप्त हो गई है और अब वह अपने शरीर को देवतुल्य बनाने के लिए स्वर्गीय बिजली का आह्वान कर सकता है। उसे 5 लेखन अंक मिले। फांग यी अब नीली बिजली और अपनी सुनहरी आभा से घिरा हुआ हवा में तैर रहा था। उसने अपनी नई शक्ति को समझ लिया था। वज्र गुण आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए एक उच्च स्तरीय शक्ति थी। उसकी सूर्य शक्ति के विपरीत, जो मुख्यतः रक्षा के लिए थी, वज्र उसके शरीर को परिष्कृत कर उसे तीव्र ऊर्जा में बदल सकता था। उसने निश्चय किया कि वज्र अब उसका भाला और उसकी ढाल है। उसने ये भी महसूस किया कि यह शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि शुद्धिकरण और पुनर्जन्म के लिए भी है। वह बिना किसी दर्द के अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करती ऊर्जा को महसूस कर सकता था। तब तंत्र ने उसे मुझे बुराई को दंडित करने के लिए एक अपग्रेड मिला, जिससे उसे 2 गुना गंभीर नुकसान होगा, और उसने पूछा कि क्या वह इसे प्राप्त करने के लिए लेखन बिंदुओं का उपयोग करना चाहता है। धीरे से उतरते हुए फैंग यी ने सोचा कि आगे क्या करना है। उसका पहला विचार इस नई वज्र शक्ति को अपनी तांग तलवार में डालने का था। उसने इस पर ध्यान से विचार किया। हालांकि यह ब्लेड को और मजबूत बना देगा, उसे चिंता थी कि यह उसमें पहले से मौजूद सूर्य गुण की शुद्धता को बिगाड़ सकता है। वह ये भी जानता था कि एक ही वस्तु में बहुत सारी अलग अलग शक्तियां डालने से वह क्षतिग्रस्त हो सकती है या नष्ट भी हो सकती है। अचानक उसके मन में एक शानदार विचार आया। अपने हाथ को देखते हुए उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। वह वज्र गुण को सीधे अपने दाहिने हाथ में प्रत्यारोपित करेगा। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूछा कि क्या वह चुनी हुई वस्तु में वज्रगुण डालना चाहता है। आदेश देते समय उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। तुरंत हवा में उड़ती सारी जंगली नीली बिजली उसके दाहिने हाथ में आ गई और उसने तूफान की शक्ति अपने लिए ले ली। अगले दिन तूफान से क्षतिग्रस्त माउंट युहुआंग की चोटी पर तत्काल खतरा टल गया। एक चट्टान के नीचे सू किंगयंग और मेजर हान ली नामक एक सेना अधिकारी बॉडी बैग में लिपटी कई आकृतियों के ऊपर खड़े थे। सू किंगयंग ने बताया कि संदूषण क्षेत्र की ऊर्जा अजीब तरह से अपने सबसे खतरनाक स्तर से घटकर केवल 3 घंटों में हल्के स्तर पर आ गई थी, हालांकि हवा में अभी भी कुछ बिजली थी। मेजर हान ली ने सुना और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। कोई वहां जरूर था। यह एक साधक था, एक ऐसा व्यक्ति जो इन खतरनाक घटनाओं की सक्रिय रूप से तलाश करता है। सू किंगयंग हैरान रह गईं और सोचने लगी कि क्या कोई और साधक भी इसमें शामिल था और क्या वे बच सकते थे। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर सुराग ढूंढे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारी बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि साधक पिछली रात लगभग 8 बजे पहाड़ से सुरक्षित निकल गया होगा। मेजर हान ली उनकी समय सीमा से सहमत थे। यह अजीब घटना शाम लगभग 6 बजे शुरू हुई और सेना ने शाम 7 बजे पहाड़ को सील कर दिया। इसलिए साधक पहाड़ के बंद होने से पहले ही चढ़ गया होगा। उन्होंने बताया कि उनके उपकरणों ने भविष्यवाणी की थी कि खतरा ग्रेड एस तक पहुंच जाएगा। लेकिन रात 8 बजे के बाद ऊर्जा अचानक कम हो गई। जहां बिजली सबसे तेज थी, वहां खड़े होकर मेजर ने अपना सिद्धांत जोड़ा। उनका मानना था कि साधक न केवल बिजली से बच गया, बल्कि संभवतः उसके पास गड़गड़ाहट से जुड़ी कोई शक्ति भी थी, जिसने इस आपदा को एक बड़े अवसर में बदल दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति अचानक बदलाव का सीधा कारण था। फिर मेजर ने अपनी सबसे बड़ी चिंता साझा की। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वे किसकी तरफ हैं। सू किंगयंग ने सहमति जताते हुए कहा कि अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति खतरा है, तो वे जो आपदा ला सकते हैं, वह बहुत बड़ी होगी। उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। मीलों दूर अपने सोफे पर बैठे और अब उस पर केंद्रित सैन्य अभियान से अनजान, फैंग यी ने अचानक जोर से चीख मारी। पहाड़ पर वापस आकर मेजर हान ली ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिया, इस व्यक्ति को तुरंत किसी भी कीमत पर ढूंढो। आदेश मिलते ही उन्होंने रहस्यमय लक्ष्य को अपना अस्थायी कोड नेम तानाशाह दे दिया।